channel. I hope you are fine and studying well. We are doing our 6th unit thermodynamics and today's topics are work done in isothermal reversible expansion for an ideal gas, heat and first law of thermodynamics. Let's start. Work done in isothermal reversible expansion of an ideal gas. देखो हम कंसीडर करते हैं कि एक गैस है, ठीक है, वो एक्सपेंड करती है थ्रू ए स्मॉल वॉल्यूम dV। जब एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई भी हो रहा है वहां पर P एक्सटर्नल, उसके अगेंस्ट भी वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है थ्रू ए स्मॉल वॉल्यूम dV, ठीक है। व्हेन ए गैस एक्सपेंड थ्रू ए स्मॉल वॉल्यूम dV, ठीक है, वो स्मॉल वॉल्यूम dV है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल मान लेते हैं हम उसको, ठीक है। P एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वो जो है एक्सपेंड करती है थ्रू ए वॉल्यूम dV। देन वर्क डन इज वर्क, जो स्मॉल वर्क डन होगा उसमें द स्मॉल वर्क डन इज, मान लिया वो हमारा है dW, और वो हम क्या लिख सकते हैं, dW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमें एक्सप्रेशन किया था आपको P माइनस एक्सपेंशन है तो माइनस का साइन आएगा, P डेल्टा V किया था ना, P dV। P एक्सटर्नल लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि ये P एक्सटर्नल, स्मॉल वॉल्यूम हमने लिया dV, इसको लिख देंगे dV। किया था ना P डेल्टा V। एक्सपेंशन के केस में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? वर्क डन किससे हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ऑन द सिस्टम वर्क होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्लस साइन, ठीक है। माइनस साइन वर्क कर रहा है, कौन, सिस्टम कर रहा है, इसलिए माइनस P डेल्टा P, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके लिए। अब देखो अगर P एक्सटर्नल, यहां पर देखो आप, ये गैस थी तो यहाँ पे ये बाहर तो क्या है, P एक्सटर्नल होता है, ठीक है। माने P इंटरनल है, अंदर भी तो प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर तो होगा ही, ठीक है। अब P एक्सटर्नल के कंपैरिजन में P इंटरनल ज्यादा होगा, तभी तो क्या होगा, एक्सपेंड होगी भाई, अंदर का फोर्स प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा इस तरह से, तो ही वो एक्सपेंड होगी। और बाहर का अगर ज्यादा होगा तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसका मतलब P एक्सटर्नल के कंपैरिजन में P इंटरनल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। वो मान लिया हमने स्मॉल प्रेशर है dP, इतना ज्यादा है P एक्सटर्नल से P इंटरनल, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम चेंज ही कर रहे हैं dV और हम स्मॉल वर्क डन ही निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं वो स्मॉल प्रेशर जो है अगेंस्ट द P एक्सटर्नल वो dP है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि जो P एक्सटर्नल है वो इज इक्वल टू लिख सकते हैं P इंटरनल माइनस dP। भाई P इंटरनल से dP इतना ही कम जो है क्या है, P एक्सटर्नल प्रेशर है, तभी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। अब पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर जरूर देने हैं, अभी आपको पता है ये चीज हमने इसमें पुट की है, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल की जगह हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, P इंटरनल माइनस dP, ठीक है, इनटू में dV। इज इट क्लियर? अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस P इंटरनल dV माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस dP इंटू में dV, ये बन जाएगा। अब देखो dP इंटू में dV, ये भी बहुत स्मॉल है और ये भी बहुत स्मॉल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, बहुत स्मॉल ही होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, dP इंटू dV इज infinitely small, so we can neglect it। ये जो आप यहां से नेग्लेक्ट करेंगे, हमें वो रीजन बताना है क्यों है, तो वो हम साइड में बता देते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम dW को लिख सकते हैं माइनस P इंटरनल इंटू में dV। इज इट क्लियर? अब देखो
यहां तक हो गया क्लियर? ये आ गया है हमारा DW, ठीक है। ये तो सर स्मॉल वर्क डन। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंज फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2। जब वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक चेंज होता है, अभी तो हमने स्मॉल वॉल्यूम लिया था, V1 से मान लो V2 तक चेंज हो रहा है, तब क्या होगा टोटल वर्क डन, तो वो हम निकालेंगे बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या देगा, W इज इक्वल टू माइनस का साइन है, V1 से V2 की लिमिट रहेगी, ठीक है, P इंटरनल इनटू में dV आ जाएगा। अब आप देखो फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। तो यहां से हम P इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, nRT बाय V, ठीक है। पुट दिस इक्वेशन इन दिस, ठीक है, इसमें हम ये पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस तरह आप सब कुछ लिखेंगे तो क्लियर हो जाता है कि हाँ आपने क्या किया है। ये चीजें टर्म्स छोड़ देंगे तो सीधा एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे तो फिर क्लियर भी नहीं होगा कि क्या किया है, तो सब कुछ लिखना जरूरी है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। ऐसे ही मान के चलना है कि आपको टीचर को नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, सामने वाला जो चेक कर रहा है मुझे उसे सारा समझाना है, इस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ टीचर को तो पता ही होगा ये चीज इसमें हमने पुट की है तो उस तरह से आप कर दो, तो फिर उस तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से लिखना है कि सामने वाले को आता नहीं है, मुझे उसे समझाना है। इज इट क्लियर? तो 2 की वैल्यू जो है P की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2, P इंटरनल की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, nRT बाय V इंटू में dV, ठीक है। अब देखो n कांस्टेंट होगा, कोई भी गैस मिलेगी उसकी अमाउंट जो है कांस्टेंट रहेगी, मोल्स कांस्टेंट रहेगी, R तो आपको पता ही है गैस कांस्टेंट है, और जिस पे हम रिएक्शन कर रहे हैं जिस टाइम टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो dV और V जो है वो चेंज होगा, इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम क्या है इंटीग्रेटिंग से बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस nRT में बाहर निकाल रही हूँ, V1 टू V2 लिमिट रहेगी और dV बाय V बच गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, तो W क्या आ जाएगा, माइनस nRT। अब V1 से V2 की लिमिट है, dV बाय V को अगर हम सोल्व करते हैं तो आ जाएगा V2 इंटीग्रेशन में dV बाय V है ना, तो यहां पर आ जाएगा V2 बाय V1, V2 बाय V1 ln V2 बाय V1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ये है आपका नेचुरल लॉग, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लो आपको प्रेशर दिया हुआ है तो आपका वर्क डन क्या आएगा, तो आपको पता है देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह V2 बाय V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 बाय P2। तो पुट दिस इक्वेशन, ठीक है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2, ठीक है। तो इस तरह से भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं और इस तरह से भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप ऐसे निकालेंगे, अगर आपको प्रेशर गिवन है तो आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो ये था वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? नाउ रिवर्सिबल जो वर्क है
वो क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो फॉर एक्सपेंशन W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में dV हमने लिखा। ठीक है, अब देखो जब एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब जो P एक्सटर्नल है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो फॉर एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होगा P एक्सटर्नल इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होगा। सो W जो है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, यानी कि ये dV तो वैसे ही स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी, ये स्मॉल होगी और नेगेटिव का साइन है, यानी नेगेटिव में बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क जो W की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, तो W इज W मैक्सिमम, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो इज इट क्लियर। तो रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो मैक्सिमम वर्क होगा। अगर हम रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा भी, इज मिनिमम, सबसे कम होगा। इज इट क्लियर। नाउ हीट, हीट क्या है अभी देखो, जब सिस्टम और सराउंडिंग हमने पढ़े थे, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तभी होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो जब दो बॉडीज है उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी एक्सचेंज होती है दैट इज कॉल्ड हीट। ठीक है, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं, Q से। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम हीट को, द एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन, किसके बीच में होगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग, when they have different temperature। ठीक है, तो उस टाइम जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसे हम कहते हैं हीट। ठीक है, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो Q जो है साइन इनके ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे भी, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन का जैसे वर्क डन है वैसे ही इस टाइप से ही है इसमें भी। अगर हम क्या करते थे, वर्क डन ऑन द सिस्टम करते थे तो प्लस करते थे, बाय द सिस्टम करते थे तो माइनस करते थे। ठीक है, एक्सपेंशन के केस में जैसे, इसमें भी वैसे है। अगर हम हीट सिस्टम को देंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, कुछ एडिशन होगा तो प्लस साइन। अगर हम हीट सिस्टम से लेंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन। तो हीट गिवन बाय द सिस्टम तो क्या होगा, नेगेटिव साइन, और हीट टेकन बाय द सिस्टम, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर। नाउ यूनिट्स क्या होती हैं इसकी, हीट की, कैलोरी और जूल, ये दो यूनिट है। एसआई यूनिट जो है वो जूल रहेगी। ठीक है, इसका एक आपका कन्वर्जन भी याद रखना, कई बार आ जाता है। तो जैसे कि हम इसको क्या है कन्वर्ट, मतलब एक जगह आपको जब सारी वैल्यूज जो है स्टैंडर्ड दे रखी होती है, एसआई यूनिट दे रखी होती है, तो आपको वहां हीट भी जो है स्टैंडर्ड यूनिट में, एसआई यूनिट में ही लेनी होती है। इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी यूनिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं लेनी है। कोई किलोग्राम ले रहे हो कोई किसी में, और उसके साथ ही आप मान लो इस किलोग्राम तो क्या हो गया आपकी एसआई यूनिट होगी, लेकिन आप जो है इसकी कैलोरी वैल्यू ले रहे हो। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, सारी यूनिट जो है आपको स्टैंडर्ड लेनी है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो हम बात कर रहे थे कि जो कैलोरी है और उसको हमने क्या करना है
कन्वर्ट करना है जूल में, तो आप कैसे करोगे कि 1 कैलोरी जो है, सॉरी क्या लिख दिया, 1 कैलोरी जो है 4.184 जूल के इक्वल होती है। तो सिर्फ आप ये वैल्यू आप याद कर लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हम बात कर रहे थे हीट की, आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कब आते हैं, और हमने बात की इसकी यूनिट की। अब कैलोरी है, इसको डिफाइन करना भी आ जाता है, तो आप डिफाइन कैसे करोगे कैलोरी को? One calorie may be defined as the heat है भी required to raise the temperature of 1 gram water through 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है, तो उसके लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड कैलोरी वैल्यू, ठीक है। 1 कैलोरी। इज इट क्लियर? एक कई बार आता है कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या है देखो, F मतलब फ्यूल्स, ठीक है। फूड और फ्यूल आपको पता है क्या देते हैं, हीट देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम फूड या फ्यूल से को बर्न करने से जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट हम कह लें हमें मिलती है, दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इज इट क्लियर? व्हेन 1 ग्राम फूड भी हो सकता है वो, और फ्यूल बर्न कब होगा, जब प्रेजेंस होगी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की। पता है आपको कि हमारी बॉडी में फूड जो है बर्न होता है ना, किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऐसा ही, ठीक है। बाहर फ्यूल भी जो बर्न होते हैं आपको पता है उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही है। व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ excess of oxygen, the heat released is called its calorific value, ठीक है भाई। इतने 1 ग्राम फूड से भी, इतने फूड से इतनी एनर्जी हमें मिलती है, इतने कैलोरी हम, आपने कई बार प्रोडक्ट्स पे भी देखा होगा कि इतना ये प्रोडक्ट है, इतनी इसमें कैलोरी है, और इतने इसकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, इतनी कैलोरी इसमें मिलेगी आपको, दे रखा है ना, इतने के ये पूरा प्रोडक्ट है, इसके अंदर इतने किलो कैलोरी जो है एनर्जी है, तो वो चीजें क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इज इट क्लियर? अब एक बात यहां पर देखो, अब तक हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और हीट भी कर लिया है कंप्लीट हमारा, ठीक है। तो वर्क और हीट जो है कैसे फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, आप बताओ भाई, सोचो। स्टेट फंक्शन है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, या उसके पाथ पर डिपेंड करते हैं। वेरी गुड, पाथ पर डिपेंड करते हैं। ये क्या है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है। देखो वर्क डन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सीढ़ियों से जा रहा है एक बंदा, और या फिर वो लिफ्ट से जा रहा है, तो वर्क डन बाय इट्स फुट कैन बी डिपेंड अपॉन, है ना, वो वर्क उसके पाथ पर डिपेंड कर रहा है कि उसने कितना वर्क डन किया है। सीढ़ियों से जाएगा तो ज्यादा क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना, एज कंपेयर टू देयर लिफ्ट से जाएगा तो, है ना। तो वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है ना। तो ऐसे ही हीट जो है वो भी एक पाथ फंक्शन है। जितना आप उसको, मान लो कोई फ्यूल है, फूड है, इससे भी लेके चलो आप, जितना आप उसको बर्न करोगे, जितनी देर तक आप उसको बर्न करोगे उतनी हीट मिलेगी। ये थोड़ी है कि एक बार वो किया आपने, फिर उसको स्टॉप कर दिया और बाद में
उसको हीट किया फिर स्टॉप कर दिया, तो उनके अंदर उतनी ही एनर्जी मिलेगी, है ना, उतनी हीट में। लगातार आप उसको हीट करते जा रहे हो, जितनी देर तक आप उसको हीट करोगे उतनी ही हमें बर्न करोगे उतनी ही हमें हीट मिलेगी। तो क्या है, ये पाथ फंक्शन है, ना कि स्टेट फंक्शन। इज इट क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। आपने देखा जैसे कि हम केमिकल है ले लिया हमने, उससे हमने क्या बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कन्वर्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई कहीं पे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उससे हम क्या है, लाइट वगैरह ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होगी, लाइट एनर्जी में। कोई हीटर वगैरह लगा रखा है तो वो उसमें क्या है, आपको हीट मिल रही है ना। तो इस तरह से एक एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। वो ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि हमने बनाया नहीं है, केमिकल से प्रोड्यूस किए है ना। तो इसी तरह जो है एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी। वो क्या होगी, आपकी ना तो हम बना सकेंगे और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed although it can be converted from one form to another, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि एनर्जी जो है हमारे पूरे यूनिवर्स में वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये मान लो कि वो चेंज तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हम बना रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी जितनी है उतनी है एनर्जी, हम उनको एक्सचेंज कर रहे हैं सिर्फ। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। For first law, let us consider a system। एक सिस्टम हमने कंसीडर किया हैविंग इंटरनल एनर्जी, उसकी एनर्जी खुद की थी, इंटरनल एनर्जी U1, ठीक है। उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। अब हम क्या करते हैं, उसको Q अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोवाइड करते हैं। देन वी प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको, Q अमाउंट ऑफ हीट, या सिस्टम जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि प्रोवाइड जितनी करी हम उतने से एब्जॉर्ब की या नहीं, कुछ वेस्ट हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं देन सिस्टम एब्जॉर्ब Q अमाउंट ऑफ हीट। अब उसने Q अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी, देन इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम, भाई U1 तो थी उसकी और Q अमाउंट ऑफ हीट हमने उसको दे दी, इतनी एनर्जी और दे दी, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 प्लस Q हो जाएगी, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं कि उस सिस्टम पे हमने W अमाउंट ऑफ वर्क डन भी कर दिया है, ठीक है। इफ W अमाउंट ऑफ वर्क डन, work is done on the system, then its internal energy, अब आपको पता है वर्क भी एक तरह से एनर्जी ही है। अब क्योंकि हमने उसके ऊपर किया है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड हुई है, तो अब क्या बन जाएगी, U1 प्लस Q प्लस
W. Clear? Now let the it is U2. It is U2. अब जो फाइनल एनर्जी हमने इतना काम कर लिया वो U2 है, तो U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस में W, है ना? ठीक है, तो अब आगे इतना हमारा आ गया। ठीक है, अब U2 माइनस U1 इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू Q प्लस W हो जाएगा। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बाद में क्या बनी और पहले क्या थी, तो चेंज जो है हम डेल्टा से दिखाते हैं ना, तो इसको मैं डेल्टा यू लिख सकती हूँ। डेल्टा यू क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले भी हमने किया है इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, कितनी चेंज होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी हमने उसको हीट दी, कितना उस पे वर्क डन हुआ। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्या कहता है, जो चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी में वो इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, प्लस वर्क डन। ठीक है, कैसा वर्क डन, अब ये उस पे सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि उसने वर्क डन जो है किया या उसके ऊपर हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसका हम साइन चेंज कर देंगे, है ना, और ऐसे ही हीट का चेंज कर देंगे। लेट अस कंसीडर, देखो जैसे कि लेट अस वर्क फॉर एक्सपेंशन, मान लो एक्सपेंशन करना है, ठीक है, तो W इज इक्वल टू आपको हमने क्या P डेल्टा V होता है ना, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन में हम नेगेटिव साइन दें, अगर इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, Q माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, ये किसके केस में हो गया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, तो इसे हम Q अगर हीट निकालनी है हमने, Q को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये एक्सप्रेशन भी आपका कई न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि हीट को हम निकाल सकते हैं कितनी चेंज हुई इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू P क्या है, प्रेशर, और डेल्टा V क्या है, यहाँ पर चेंज है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अगेंस्ट ए प्रेशर P, तो उस टाइम कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और उसका जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है उनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हीट मिल जाती है। इज इट क्लियर? अब देखो हमने क्या कि जो डेल्टा U है इज इक्वल टू Q प्लस W, ये क्या, Q आप पता है हीट है, W क्या है, वर्क डन, और ये दोनों ही कौन से फंक्शन है भाई, पाथ फंक्शन है ना, लेकिन डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन, यानी दो जो पाथ फंक्शंस हैं उनका सम क्या है, हमारे पास आया एक स्टेट फंक्शन, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। इज इट क्लियर? अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ये देखते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे वर्क करता है। देखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर यानी कांस्टेंट रहे टेम्परेचर, तो वो प्रोसेस जो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ही कांस्टेंट है आप मान रहे हो, तो वहां पे डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, सिस्टम ने कुछ भी काम किया है, कुछ भी हुआ है उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, तो ये यहाँ पर भी उसका उतना ही टेम्परेचर था, इतना भी यहाँ पर भी उसका इतना ही टेम्परेचर था, तभी तो यह आइसोथर्मल हुआ। यानी इनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी चेंज थी, इंटरनल एनर्जी जो पहले थी वो भी यही थी और बाद में वाली भी वही है, यानी डेल्टा U जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W,
तो ये 0 हो गई, तो यानी Q प्लस W, या हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, इसको ले जाओ माइनस W। इससे क्या मतलब निकला हमारा कंसिडर कि जो हीट है, ये Q क्या है, हीट है, और ये क्या है, W वर्क डन। नेगेटिव साइन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो पॉजिटिव साइन होता, यानी कि जो हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो इक्वल हो जाएगी वर्क डन बाय द सिस्टम। जो भी वर्क डन होगा सिस्टम से, उससे जो है आपका क्या डिपेंड करेगी, हीट डिपेंड करेगी। इज इट क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम is equal to work done by the system। ठीक है, जो भी हीट एक्सचेंज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो इक्वल होगी टू द, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्ब ही वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर क्यों मैंने पॉजिटिव साइन है, तो आपको पता है क्यों पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम होता हीट निकलती तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव इसलिए एब्जॉर्ब वर्ड ही यूज किया। ठीक है, तो हीट जो एब्जॉर्ब होगी बाय द सिस्टम वो क्या होगी, इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि W की नेगेटिव है तो यानी वर्क डन किसने किया, सिस्टम ने किया। इज इट क्लियर? नाउ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब क्या बताया था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया तो आपको पता है कि यहाँ पर V कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, और W जो है वो क्या है, P डेल्टा V होता है ना। वर्क ऑफ एक्सपेंशन में नेगेटिव साइन आ जाता है, तो यानी ये टर्म जो है 0, यानी कि W क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी इसका मतलब। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं है, तो W क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये 0 हो गया, यानी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये आ गई हमारी। यानी कि जो हीट एक्सचेंज होगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो क्या है, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, या आप ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज ये है इज इक्वल टू द हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, जितनी हीट जो है एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है कि वो होती है जहां पर हीट जो है एक्सचेंज नहीं होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो Q यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी 0। तो यहाँ पर हमने देखा डेल्टा U Q प्लस W है, तो डेल्टा U किसके बराबर हो गया, W के बराबर हो गया, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल टू होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सॉरी वर्क डन प्लस साइन है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। The internal energy change is equal to the work done on the system। जितना वर्क डन करोगे उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें ये रिजल्ट निकल के आया, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये इसके इक्वल होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में मान लो आपको न्यूमेरिकल दे देगा, उसमें बोल दिया प्रोसेस एडियाबैटिक है और आपको ये सारी चीजें टर्म्स दे रखी हैं, तो आप बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी, तो जितना वर्क डन होगा उसकी उतनी ही क्या होगी, वो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इस तरह हम इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही, क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कैसे हीट एक्सचेंज हो रही है, कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, वही देखा ना हमने। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है, हीट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस में हम लिख सकते हैं कि
इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज हमें कैलकुलेट करनी है। एक तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ए सिस्टम एब्सॉर्ब 15 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालनी है, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो हम अप्लाई कर देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। इसको अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हीट दे रखी है और वर्क डन दे रखा है। तो ये तो जब ये न्यूमेरिकल करेंगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लिख दिया हमने, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें गिवन जो भी दिया है वो हम निकाले। देखो क्यू दे रखा है हमें, ए सिस्टम एब्सॉर्ब इतनी अमाउंट ऑफ हीट, कितनी 15 किलो जूल एब्सॉर्ब की है उसने सिस्टम में, तो कैसा साइन आएगा, प्लस। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया क्यू जो है हमारी क्या आएगी, प्लस 15 किलो जूल। ठीक है, वर्क डन दे रखा है डब्ल्यू एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क। डज यानी कि उस सिस्टम ने क्या किया है, काम किया है, कितना 5 किलो जूल, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, सिस्टम ने किया है। तो वर्क डन का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि 5 किलो जूल जो वर्क डन है उसको साइन नेगेटिव लगा देंगे। बस इतना सा ही आपको इसमें फाइंड आउट करना है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया 15 और जो है डब्ल्यू की जगह लिखा हमने -5। ठीक है, तो 10 किलो जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, प्लस साइन आएगा, इसका साइन का भी ध्यान रखना, 10 किलो जूल यानी कि प्लस हुई है यहां पर कुछ ना कुछ, यानी कि एडिशन हुआ है। तो द सिस्टम में जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है, इंटरनल एनर्जी चेंज इज 10 किलो जूल, या द सिस्टम इंक्रीज्ड इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, प्लस साइन है तो इसका मतलब इंक्रीज हुई है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 10 किलो जूल, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 10 किलो जूल, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 5 किलो जूल, ये मैं रख देती हूँ। 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम वर्क है तो W क्या आ जाएगा, ऑन द सिस्टम, है ना, क्या आएगा, प्लस साइन। ठीक है, एंड 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, इस सिस्टम ने हीट गिवन आउट किया, बाहर निकाली, कितनी 15 किलो जूल। तो अब यहाँ पर हीट तो हो गई नेगेटिव साइन, यानी 15 किलो जूल आ जाएगा, और जो सिस्टम पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है वो कितना हुआ है, 5 किलो जूल, यानी ये प्लस साइन आ जाएगा। अब इसमें ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -15 प्लस में 5, यानी कि -10 किलो जूल। ठीक है, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीज हुई है। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 10 किलो जूल, इतनी डिक्रीज हो गई है, 10 किलो जूल इंटरनल एनर्जी उसकी सिस्टम की क्या हुई है, डिक्रीज हो गई। तो इस फॉर्मूले को यूज करके, और जो भी अभी तक मैंने फॉर्मूलेस अप्लाई किए हैं जैसे पी डाटा वी वाला जो है वर्क को यूज करके, तो वो यूज करके आप उनके डिफरेंट न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आप न्यूमेरिकल खुद कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।